चलिए आज कक्षा 9वीं में हिंदी का प्रश्न 5वां और 6वां लिखेंगे। पिछले दिनों आपने लिखा था प्रश्न 4, पाठ के आधार पर उमा का चरित्र चित्रण कीजिए। आज हम प्रश्न 5वां देखेंगे। लड़के वालों के लौटने के बाद उमा की हंसी सिसकियों में क्यों बदल गई या तब्दील हो गई। ठीक है, तब्दील मतलब होता है बदलना या परिवर्तन होना। ठीक है, तब्दील मतलब क्या होता है? बदलना या परिवर्तित होना। प्रश्न क्या पूछ रहा है देख लीजिएगा ना। लड़के वालों के लौटने के बाद उमा की जो हंसी थी वो सिसकियों में क्यों बदल गई, अर्थात उसका मन रोने जैसा क्यों हो गया हंसते हंसते। ठीक है, सिसकिया मतलब रोने जैसा मन, इस प्रकार से हम उसे कह सकते हैं। तो प्रश्न 5वां का उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है। लिखेंगे, उमा ने अपनी बातों को कहकर मन में खुशी और हर्ष का अनुभव किया, कॉमा करके, लेकिन गोपाल और उनके बेटे शंकर के घर से चले जाने के बाद उमा की हंसी सिसकियों में बदल गई, क्योंकि उसे ऐसे रिश्तेदारों से जो दहेज लोभी एवं समाज में ऐसा पशुवत मतलब पशुओं के जैसा, ठीक है, पशुवत व्यवहार करने वाले होते हैं, कॉमा करके, उन्हें कैसे बर्दाश्त किया जाए। यही बात मन में सोचकर उमा रोने लगी, पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न 5वां पूरा होता है। और 6वां देखिएगा, पिता ने उमा के पिता के द्वारा अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के समय उसे निभाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को दिखाता है। ठीक है, उमा के पिता द्वारा अपनी बेटी को उच्च शिक्षा मतलब कॉलेज की शिक्षा दिलवाना और विवाह के समय उसे छिपाना, यह जो विरोधाभास है वो उनकी किस व्यवस्था को दिखाता है या मजबूरी को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, चूंकि उमा के पिता ने उसे उच्च शिक्षा दिलवाई ताकि उसका रिश्ता शिक्षित एवं संस्कारवान परिवार में हो, लेकिन शंकर का परिवार तो दहेज लोभी एवं बहुत ही निकृष्ट परिवार था, इसलिए पिता ने गोपाल को उमा की शिक्षा को छिपाना पड़ा, पूर्ण विराम। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न 6वां पूर्ण होता है। ठीक है, तो यहां तक आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। हम अगली इकाई की ओर बढ़ेंगे। इकाई 4 में क्या दिखा रहा है इसे हम आज थोड़ा सा आपको पढ़कर बताएंगे। इकाई 4 में है छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य।
छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य। कहने का तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ की भाषा कैसी है और उसका साहित्य कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देंगे और अगले दिन 4.1 अध्याय को पढ़कर आपको बताएंगे। इसके लिए आपका होमवर्क है इसके शब्दार्थ। 4.1 सूरज टघलत है, पवन दीवान की लिखी हुई यह कविता है। इनके जो शब्दार्थ हैं उनको आपको अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना है, मात्राओं को सही प्रकार से देखते हुए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इकाई 4 में छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य के बारे में क्या बताया गया है। देखिएगा, शिक्षा और हमारे जीवन से भाषा का गहरा संबंध है। छत्तीसगढ़ की मुख्य भाषा छत्तीसगढ़ी है। इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, किस भाषा का? राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का अपना समृद्ध साहित्य है, व्याकरण है, जिसमें यहाँ की संस्कृति व लोक जीवन की झलक मिलती है। लोक जीवन मतलब लोगों के जीवन शैली का प्रतिरूप दिखाई देता है। ठीक है, झलक दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ के लोक साहित्य और आधुनिक साहित्य की खूबसूरती से परिचय हो सके, इसलिए आप छत्तीसगढ़ी साहित्य की खूबसूरती को महसूस कर सकें, पढ़कर भाषा की समझ विकसित कर सकें और पढ़ी हुई सामग्रियों में अपने विचारों, अनुभवों का समावेश कर अभिव्यक्ति कर सकें। मतलब इनके विचार और अनुभव को जानते हुए अपने विचार रख सकें, अभिव्यक्त कर सकें। इन्हीं उद्देश्य से इकाई में छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे गए पाठ शामिल किए गए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। एक लोक साहित्य के अंतर्गत इसमें 2 कथाएं हैं, 2 लोक कथाएं हैं। पहला सांचला आंचका एवं हिरन और कोल्हिया दी गई है। ठीक है, 2 लोक कथाएं हैं, उसके बारे में हम भविष्य में पढ़ेंगे। पहली लोक कथा जीवन में परिश्रम और साहस और सूझबूझ के महत्व को व्यक्त करती है। जो सांचला आंच का जो लोक कथा है उसमें जीवन में परिश्रम, साहस और सूझबूझ का क्या महत्व है उसके बारे में बतलाती है। दूसरी लोक कथा पंचतंत्र की कथाओं की तरह तत्कालिक बुद्धि और चतुराई का उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, हिरण और कोल्हिया जो है वह दूसरी लोक कथा है जो पंचतंत्र की कथाओं की तरह तत्कालिक बुद्धि और चतुराई का उदाहरण प्रस्तुत करती है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में काफी रचनाएं लिखी जा रही हैं, बहुत सारी रचनाएं लिखी जा रही हैं। यहाँ दी गई एक रचना है जिसका नाम है सूरज टघलत है। ऐसी ही एक रचना है, कविता है। इस कविता में ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी का मौसम के स्वरूप और मानव जीवन पर उसके प्रभाव का सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। गजल छत्तीसगढ़ी साहित्य के लिए एक नई विधा है, एक नया क्षेत्र है, एक नई जानकारी है। इस विधा से बच्चों को परिचित करने के लिए एक छत्तीसगढ़ी गजल भी इसमें
दी गई है, जिसका शीर्षक है नदिया नरवा माँ तौरत है को इस इकाई में शामिल किया गया है। इस गजल में छत्तीसगढ़ की समरूपता, समरसता, संघर्षशीलता एवं ऐतिहासिकता का चित्रण किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम इकाई 4 में अगले दिन पढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है, बार बार आपसे निवेदन किया जा रहा है कि वीडियो को सुनिए, जैसा आपको वीडियो में बताया जा रहा है उसे ध्यान से अनुशासन का पालन करते हुए उसे लिखिए, और जैसा बताया जा रहा है कि आप अपने घर में भी अनुशासन का पालन कीजिए। एक अच्छे विद्यार्थी होने का परिचय दीजिए। यह विद्यार्थी जीवन आपके लिए एक अनमोल समय है। इसी समय में आपने जो अच्छा सीख लिया, आपने जो अच्छा कर लिया, वो आने वाले जीवन पर्यंत तक आपको लाभदायक साबित होगा। ठीक है, तो अपना जीवन सुंदर बनाइए, अपना स्वभाव सुंदर रखिए और मीठी वाणी बोलते हुए लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखिए, और भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई बुराई आपके आसपास न भटके। आप किसी भी बुराइयों से दूर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको आने वाला नव वर्ष 2021 मैं अपने पूरे गुरुकुल विद्यालय परिवार की ओर से मीठी मीठी और प्यारी प्यारी शुभकामनाएं आपको वीडियो के माध्यम से प्रेषित करता हूं। इस नए वर्ष में आप कुछ संकल्प लीजिए कि हम आने वाले समय में कुछ हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसको त्यागेंगे और अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से आप संकल्प लेकर नए वर्ष की शुरुआत कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपके आने वाला वर्ष आपका भविष्य तय करेगा, आपको नई ऊंचाइयां प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।